Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the second part of Fundamental of Nursing 1, Chapter 7, Hazard and Risk Management. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट फॉर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स और रिस्क। सबसे पहले देखें, ये एक स्टेप है कि जहाँ पे भी हम अगर हैजर्ड्स को मैनेज करना चाहते हैं, रिस्क को अगर हम वहाँ पे जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें असेसमेंट करनी चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए और जो चीज़ हैज़र्ड से जो रिस्क क्रिएट करती है उसको हमने सबसे पहले असेस करना है, उसको हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। यानी अ नर्स मस्ट असेस द एनवायरनमेंट फॉर एनी थ्रेट्स टू द क्लाइंट सेफ्टी। यानी सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है, इन्वायरमेंट को असेस करना है। इफ़ देयर इज़ एनी हैज़र्ड्स और रिस्क्स इन द एनवायरमेंट ऑफ द पेशेंट, तो हमने उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। यानी ये जो है वो रिस्क जो एक पेशेंट्स के लिए थ्रेट्स हो उसकी सेफ्टी के लिए, यानी क्लाइंट इमीडिएट इन्वायरमेंट, मरीज़ की जो सराउंडिंग्स होती है, उसकी जो करीब का इन्वायरमेंट होता है, उसको हमने असेस करना है। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, हर मरीज़ के अंदर कुछ इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक अनकॉन्शियस पेशेंट है या मेंटली जो है वो नॉट स्टेबल पेशेंट्स है, तो उसमें एक इंडिविजुअल रिस्क यह है कि उससे बेड से गिरने की जो चांसेस है वो उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह कुछ इंडिविजुअल के अंदर जो है वो इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। या इसके अलावा जो होम हैज़र्ड्स असेसमेंट है, घर के अंदर जो हैज़र्ड्स है, बिजली की जो तारें हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखना है। मेडिकेशंस आर अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, कोई मेडिकेशंस है अक्सर जो है वो भी एक रिस्क हो सकता है अगर वो अपनी लेवल से ज़्यादा लिया जाए, या अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, या इस तरह की कोई प्रोसीजर्स हो रही है। तो देखिए मतलब ये है ना कि सबसे पहले वी मस्ट असिस्ट द एनवायरनमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी हैजर्ड्स और रिस्क सो दैट वी मे मिनिमाइज दिस हैजर्ड्स एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट। यानी सबसे पहले हमने असिसमेंट करने और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए हमने कोई प्लान वगैरह जो है वो सेट करने हैं। इसके बाद जनरल प्रिवेंटिव मेयर्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, कुछ जनरल गाइडलाइंस है, प्रिवेंटिव है जिसको हम कहते हैं एहतियाती तदबीर। पेशेंट की सेफ्टी के लिए कुछ बुनियादी और कुछ जनरल इसी तरह की प्रोटोकॉल्स है सेफ्टी के। और सबसे पहले जो है गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, यानी सबसे पहला एक प्रिवेंटिव यानी एक मरीज़ की प्रॉब्लम्स और उसकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। और सबसे पहला गाइडलाइंस ये है कि जब एक पेशेंट यानी गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, यानी जब एक पेशेंट वार्ड के अंदर एडमिट हो जाए तो उसको वार्ड के ओरिएंटेशंस देनी चाहिए कि वार्ड के अंदर ये इक्विपमेंट है, वार्ड के अंदर यहाँ पे बाथरूम्स है, यहाँ पे ये चीज़ है, वो चीज़ है, सारा ओरिएंटेशन उसको देना चाहिए। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे खिड़की है। इसके अलावा इंश्योर द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस एंड टेम्परेचर, हमें मेक श्योर करना है कि मरीज़ की जो बेसिक नीड्स है, जिस तरह ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशंस है और टेम्परेचर्स है, ये मरीज़ को जो है वो मिलना चाहिए। यानी अगर ऑक्सीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाए, तो वहाँ पे एक रिस्क हो सकता है। और इसके अलावा सफोकेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाए, न्यूट्रिशंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, जिस तरह हाइपोग्लाइसीमिया में एक बंदा जो है वो चला जाए, तो उसकी फिर हिस्ट्रीज़ जो है उसकी चांसेस होती है हिस्ट्री ऑफ फॉल की, वो गिर सकता है। तो इसी तरह मरीज़ को बेसिक नीड मिलनी चाहिए। प्लेस अ कॉल बेल विद इन रीच ऑफ द पेशेंट्स एंड टीच हाउ एंड व्हेन टू यूज़ इट। इस तरह मरीज़ की बेड साइड के साथ जो कॉल बेल होता है वो रखना चाहिए और मरीज़ को समझाना चाहिए कि ये बेल आपने कब दबाना चाहिए और किस तरह आप जो है उसको दबाएँगे। तो मतलब है ना कि अगर मरीज़ को कोई ज़रूरत है, मरीज़ को कोई इमीडिएट हमारी जो है वो हेल्प की ज़रूरत है, तो मरीज़ की बेड के सर के साथ या मरीज़ की बेड के किसी भी एरिया में वहाँ पे कॉल बेल्स होनी चाहिए। और मरीज़ को दबाने यानी कौन-सी एरियाज़ में आप दबाएँगे, किस तरह दबाएँगे, ये मरीज़ को जो है वो समझाना चाहिए। इसके अलावा हैव प्रॉपर लाइटिंग इन द रूम, कीप द बेड लॉक्ड एंड इन लो पोजीशन। इसके अलावा वार्ड के अंदर प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए। अक्सर मरीज़ जो है वो डार्कनेस में चीज़ों के ऊपर उसके टकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए और बेड जो है वो उसकी लॉक लगानी चाहिए और बेड को सबसे लो पोजीशंस पे रखना चाहिए। यानी अक्सर बेड के जो पहिए होते हैं उस पहिए के अंदर जो है वो लॉक्स होते हैं। तो जब हम उसको दबा लेते हैं तो बेड एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करता। तो इसी तरह जो है वो मरीज़ की बेड से गिरने के चांसेस कम होते हैं। और बेड को सबसे लो पोजीशंस पे, यानी मतलब ये ना कि ज़मीन के सबसे करीब होनी चाहिए, हाइट पे नहीं रखनी चाहिए। अक्सर बेड अप एंड डाउन मूवमेंट कर लेते हैं, मोस्टली जो इलेक्ट्रिक बेड्स होते हैं।
तो अगर बेड लो पोजीशंस पे और अल्लाह ना करे एक मरीज़ गिर भी जाए तो मरीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं होता। इसके अलावा यूज़ इन्फेक्शंस कंट्रोल मेजर्स हैंड वॉशिंग, यानी सबसे पहले जो है वो हैंड वॉशिंग्स है, और मोस्टली जो भी नर्सिंग प्रोसीजर का हम कर रहे हैं तो उसके लिए हैंड वॉशिंग इज़ द मेन techniques which prevent the risk of microbial growth. इसके अलावा मेंटेन क्लोज सुपरविजन ऑफ कंफ्यूज पेशेंट, जो आई से कंफ्यूज पेशेंट्स है, मेंटली रिटार्ड पेशेंट्स है, उसकी क्लोज सुपरविजन करनी चाहिए, उसको बार बार ऑब्जर्व करना चाहिए। प्लेस काल ऑल इक्विपमेंट्स विद इन ईजी अप्रोच, जितने भी इक्विपमेंट है उसको मरीज़ की ईजी अप्रोच के साथ जो है वो रखनी चाहिए, ताकि मरीज़ को बेड से जो है वो उतरने और इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने की जहमत जो है वो ना हो जाए। यूज़ रिस्ट्रेंट इफ़ रिक्वायर्ड, अक्सर जो है मरीज़ों को हम रिस्ट्रेन कर लेते हैं, मरीज़ों को हम बांध लेते हैं। तो अगर रिक्वायर्ड है, मरीज़ ठीक नहीं है, मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ टाइप का है, तो हमने उसकी कंसेंट लेना है और मरीज़ की जो मूवमेंट है उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड करना है। प्रोवाइड क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट, मरीज़ को साफ़ और खामोश एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मरीज़ मेंटली स्टेबल हो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्लान्स, जो भी प्रोसीजर्स है प्लान्स है मरीज़ को एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि मरीज़ की साइकोलॉजिकल टेंशन्स वगैरह जो है वो दूर हो जाए। इसके अलावा आंसर्स द कॉल बेल्स ऑन टाइम, मरीज़ अगर कॉल जो है कल बेल प्रेस करते हैं तो उसका टाइम के ऊपर रिस्पांस देना चाहिए। इस तरह नहीं है कि मरीज़ जो है वो 10-15 दफ़ा कॉल बेल जो है वो दबा ले और आफ्टर दैट हम वहाँ पे चले जाए। नो, जैसे ही मरीज़ कॉल बेल प्रेस करे हमने इंस्टेंटली वहाँ पे जाना है। यूज़ आइसोलेशन प्रिकॉशंस व्हेन वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे आइसोलेशन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ एक पेशेंट से, जिस तरह डेंगू है, कांगो है, तो इसी तरह के मरीज़ को आइसोलेट करनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल रूम्स में उसको जो है वो रखना चाहिए। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी वेल फिटेड फुटवेयर, जो भी ऐसी शूज़ है अस्पताल के अंदर जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नॉन स्लिपरीज होनी चाहिए और वेल फिटेड, ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए ताकि मरीज़ उसके अंदर स्लिप ना हो जाए। अक्सर फ्लावर वेटी टाइप के होते हैं तो उसमें अगर शूज़ जो है वो स्लिपी टाइप के तो मरीज़ के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कीप फ्लावर सरफेस क्लीन एंड ड्राई, जो भी अस्पताल के अंदर फ्लावर्स है उसको ड्राई रखना चाहिए और उसको बिल्कुल जो है वो साफ़ रखनी चाहिए, उसके ऊपर पानी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो है वो टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, तो इसके ऊपर मरीज़ के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर वो ड्राई नहीं है या उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजेशंस या वाटर है। इंश्योर सिक्स राइट ऑफ द पेशेंट, राइट पेशेंट मेडिसिन डोज रूट्स टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो मेडिकेशंस के और पेशेंट्स की जो है 6 बेसिक राइट्स है उसको जो है हमने इंश्योर करना है कि राइट पेशेंट्स हो, राइट उसका मेडिकेशंस हो, राइट उसका डोज हम कैलकुलेट करें, हम उसमें करेक्ट रूट में हम उसको दे दें टाइम, और उसकी हम डॉक्यूमेंटेशंस करें तो उसको हमने प्रॉपरली जो है हमने उसका ख्याल रखना है, हमने उसको मैनेज करना है। इसके बाद प्रिवेंटिव मेयर्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी। अब देखिए ऊपर जो हमने बात की वो प्रिवेंटिव मेयर्स की हमने बात की फॉर द पेशेंट। अब देखिए चूँकि हम हॉस्पिटल के अंदर काम कर लेते हैं तो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वी डील विद द प्रॉब्लम, वी फेस डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस वेयर देयर इज़ अ सेफ्टी प्रॉब्लम्स टू अस फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। तो हमने उसी टाइम पे जो है हमने प्रिवेंटिव मेयर्स हमने इस्तेमाल करने हैं, और जिस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना पीपीईज, जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिस तरह हम गाउन्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्जिकल कैप्स इस्तेमाल कर लेते हैं, फेस मास्क इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड पीपीईज, यानी जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखनी चाहिए और उसके लिए हमने कुछ एहतियाती तदबीर जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जहाँ पे भी सेफ्टी की जो पॉलिसीज़ है, इन्फेक्शन प्रिवेंशंस की, या जो भी रूल्स है प्रोसीजर्स है, सबसे पहले उसके बारे में हमने जनरल जो हमारी प्रोफेशनल्स है उसको हमने अवेयरनेस देना है कि किस तरह आप जो है वो हैंड वॉशिंग करेंगे, हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल्स किस तरह है। तो हर एक चीज़ के बारे में जो है हमने उसको अच्छी तरीके से अवेयरनेस देना है। ये जिस तरह सिरिंज की जो डिस्कार्ड होते हैं और जिस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हम किस तरह डिस्कार्ड कर लेते हैं, कौन से डब्बे के अंदर कौन सा जो है हम वेस्ट डाल सकते हैं, तो उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अवेयरनेस देना है। नो द इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स लाइक फायर सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विसेज, अस्पताल के अंदर जो भी इमरजेंसीज नंबर्स है, जिस तरह रेस्क्यू के नंबर्स है, जिस तरह फायर ब्रिगेड वाले नंबर्स है,
या इमरजेंसी पुलिस के जो नंबर्स है उसको वार्ड्स के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम उसको जो है वो कॉल करें। इसके अलावा वैक्सीनेशंस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी चूँकि ज़्यादातर मरीज़ जो है ज़्यादातर अस्पतालों में जो है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स होती है, तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशंस जो है वो हमने लगाने हैं। सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हमने वैक्सीनेट करना है। Use of universal precaution, hand washing, protective measures such as using of gloves, gowns, caps। यानी देखिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है जिसके अंदर हैंड वॉशिंग्स है, और उसके अलावा कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है वो इक्विपमेंट्स है, जिस तरह हर एक प्रोसीजर के लिए ग्लव्स इस्तेमाल करनी चाहिए, गाउन्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कैप्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके बारे में जो है वो हमने अवेयरनेस भी देना है लोगों को, अपने प्रोफेशनल्स को, और उसके ऊपर हमने अमल भी करना है। इसके बाद डू नॉट रिकैप द नीडल। जब नीडल हम एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर कैप नहीं लगनी चाहिए, और नीडल को रिकैप करने में मसला ये होता है कि अक्सर जब हम रिकैप कर लेते हैं तो एक फिंगर में, एक हाथ के अंदर हम उसका कैप पकड़ते, दूसरे के अंदर हम वो जो है वो सिरिंज पकड़ लेते, तो जब हम उसके ऊपर के वो कैप डाल देते हैं तो मोस्टली उसके दरमियान नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस होती है। तो हम इसी तरह उसको ओपन नीडल को हम इसी तरह डेंजर बॉक्स के अंदर जो है वो हम डाल देंगे। यूज़ ऑफ डेंजर बॉक्स इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बॉक्स दैट इज़ यूज्ड फॉर द कंटामिनेटेड सिरिंज। और अस्पतालों के अंदर जो है हम हर एक वार्ड के अंदर उसको हमने इंस्टॉल करना है। इसके बाद यूज़ बड़ी मैकेनिक्स, प्रॉपर बड़ी मैकेनिक्स जो है जहाँ पे भी मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह उठने की बात है, मोस्टली जो आईसीयू, सीसीयूज़ में बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह कोमा की पेशेंट्स, पैरालाइज़ पेशेंट, तो ज़्यादातर उसके लिए बेड मेकिंग, उसके लिए जो है वो बैक केयर देना, उसकी बेड सोवर, उसकी चेस्ट फिजियो के टाइम पे हम उसको एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर लेते हैं। तो हमने अपने बॉडी की प्रॉपर मैकेनिक्स, हमने बॉडी की जो प्रॉपर मोशंस है, प्रॉपर बॉडी की अलाइनमेंट है, उसकी जो है वो हमने ख्याल रखना है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो काज़ ना हो जाए। लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स है अस्पताल के अंदर, इलेक्ट्रिकल है या कोई इसी तरह का दूसरा कोई मैकेनिकल डिवाइसेस है, तो उसकी हमने प्रॉपर जो है वो हमने उसकी यूज़ के बारे में जो है वो हमने इन्फॉर्मेशंस लेना है। इसके बाद निडल स्टिक इंजरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सपोजर फॉर हेल्थ केयर पर्सनल दैट may cause blood-borne disease such as hepatitis, AIDS। Always plan safe handling and disposal of needles before beginning the procedure। यानी निडल स्टिक इंजरीज़ का मतलब यह है कि अक्सर जब हम एक मरीज़ को कोई इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसी इंजेक्शन से हमें प्रिक होता है, यानी वो इंजेक्शंस हमारी स्किन को भी टच कर लेते हैं, और हमारे स्किन के अंदर जो है वो इंसर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं निडल स्टिक इंजरी। तो निडल स्टिक इंजरीज़ ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है, और निडल स्टिक इंजरीज़ की वजह से मोस्टली वो प्रॉब्लम जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, जिसके लिए एक मरीज़ से एक हेल्थी इंसान के अंदर खून के किसी कतरे का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, जिस तरह एड्स है, हेपेटाइटिस सी है, एचबीएस है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम कहते हैं कि दीज़ आर कॉल्ड ब्लड बॉर्न डिज़ीज़, या जिस तरह एड्स है, एचसीवी, इस तरह के मल्टीपल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले जब हम इसी तरह की किसी मरीज़ को हम इंजेक्शंस लगाते हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी इंजेक्शन को डिस्पोजेबल करने के लिए, यानी उसको हम डिस्कार्ड करने के लिए भी हमारे पास कोई डेंजर बॉक्स होनी चाहिए, कोई इस तरह का हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट ज़रूर होनी चाहिए, जिसके अंदर हम सेफली उस यूजेबल इंजेक्शंस को, उस सिरिंज को जो है हम वहाँ पे डाल देते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एरर और इंजरी, complete an incidents report according to policy and inform the supervisor। अब देखिए, अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाए कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को किसी नेडल से इंजरीज हो जाए, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपने शिफ्ट सुपरवाइज़र को जो है वो रिपोर्ट करे, और इंसिडेंट जो रिपोर्ट होते हैं उसकी जो है किसी पेज को वो फिल करके जो इन्फेक्शंस और प्रिवेंशंस की जो यूनिट्स होती है उसके अंदर हमने उसको जो है सबमिट कराना है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न्स इन हॉस्पिटल है, यानी कुछ इसी तरह की कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है वो प्रिकॉशंस है, जिसको हमने अडॉप्ट करना है, जिसको हमने अपने प्रैक्टिस के अंदर जो है वो लाना है। द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ हाउ प्रोटेक्ट हीज हर क्लाइंट फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ हैज़र्ड्स। सबसे पहले मरीज़ को हैज़र्ड से, मरीज़ को डिफरेंट डिजीज़ की रिस्क से बचाने के लिए नर्स को चाहिए कि उसको जो भी प्रोटेक्टिव मेयर्स है, जो भी प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस है, जो भी स्टैंडर्ड इसी तरह की प्रोटोकॉल्स है, जिसकी वजह से हम एक मरीज़ को नुकसान से बचा सकते हैं, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें फ़ॉल की, मोस्टली मरीज़ जो है वो गिरते हैं अक्सर,
तो उसकी रीज़न्स क्या है? फ़ैमिलियराइज़ द क्लाइंट विद एनवायरनमेंट। तो फ़ॉल से बचाने के लिए हम मरीज़ को जो है वो हम वार्ड का ओरिएंटेशंस दे दें और हम मरीज़ को बता दें कि यहाँ पे देखिए बाथरूम है, यहाँ पे एक गेट है, गेट के साथ ये इस तरह का एरिया है जहाँ पे गिरने के चांसेस होते हैं। मतलब है ना, हम उसको फ़ैमिलियराइज़ करें। हम उसको कंप्लीट जो है वो आइडिया दे दें कि किस तरह आप एनवायरनमेंट की हैज़र्ड से आप अपने आप को बचा सकते हैं। टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज़ द कॉल बेल। कॉल बेल के बारे में हमने मरीज़ को बताना चाहिए कि कॉल बेल किस तरह इस्तेमाल होगा और कब आपने इस्तेमाल करना है। कीप द बेड इन लो पोज़ीशन विद ब्रेक्स लॉक्स। यानी बेड को, जिस तरह पहले भी हमने बात की, बेड को सबसे लोअर पोज़ीशंस पे रखनी चाहिए और उसकी जो ब्रेक्स होती है, जो पहिए होते हैं, उसको लॉक करनी चाहिए। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी फुटवियर्स। और जो भी शूज़ वगैरह है वो नॉन स्लिपरीज होनी चाहिए ताकि मरीज की स्लिपिंग के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। टॉयलेट शुड हैव सेफ्टी बार फॉर वीक पेशेंट। टॉयलेट के अंदर सेफ्टी बार होनी चाहिए। सेफ्टी बार जिस तरह अक्सर स्टीयर के साथ जो है वो एक साइड रेल्स होते हैं जिसके साथ बंदा जो है वो हाथ पकड़ता है और स्टेयर जो है वो सीढ़ियाँ क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह जो वीक पेशेंट्स होती है, जिसको उठने बैठने में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी कमोड के साथ, उसकी बाथरूम के साथ जो है वो हमने, उसकी टॉयलेट्स के साथ हमने सेफ्टी बार जो है वो लगानी चाहिए। और उसकी वजह से जो है देखिए, जितनी भी प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस है उसकी वजह से मरीज़ की गिरने के चांसेस जो है वो मिनिमाइज़ होंगे। इसके बाद रिस्ट्रेंट, जिस तरह ऊपर भी हमने बात की कि ज़्यादातर मरीज़ों की जो है मोबिलिटी को हम मिनिमाइज़ कर लेते, हम उसको रिस्ट्रेन कर लेते, हम उसको जो है वो बेड के अंदर हम उसकी हाथ को या उसकी पाँव को बेड के साथ जो है वो बाँध लेते। लेकिन रिस्ट्रेंट करने से पहले मरीज़ की कंसेंट, लेकिन मरीज़ चूँकि कंसेंट नहीं दे सकते तो हमने मरीज़ के अटेंडेंट से कंसेंट लेना है। चूँकि जिस मरीज़ को हम रिस्ट्रेन कर लेते हैं वो या मेंटली जो है वो ठीक बंदा नहीं होता, मेंटली रिटार्ड होता है, या वो फिज़िकल कंडीशंस की वजह से जो है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो जो है वो एबल्स नहीं होता, दैट्स व्हाई हम उसको रिस्ट्रेन कर लेते हैं। तो रिस्ट्रेन चूँकि एक स्लाइटली जो है लुक लाइक एन अनएथिकल फिनोमेना, सो दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले उस मरीज़ की अटेंडेंट से कंसेंट लेना है, उससे परमिशंस लेना है। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ्स। जो है रिस्ट्रेंट जो है उसके अंदर कोई चेन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर कोई रस्सी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर सॉफ्ट बील्स होते हैं, या जिस तरह गज पीस से हम बना लेते हैं, ये सॉफ्ट क्लॉथ्स होते हैं, जिसके थ्रू हम मरीज़ के हाथ को जो है वो बेड के साइड के साथ बांध लेते हैं ताकि मरीज़ बेड से ना उतरे, मरीज़ जो है ख़ुद को इंजर्ड ना करे, या अगर मरीज़ को कोई एंजिस वगैरह है वो ना निकाले। इसके अलावा रिस्ट्रेंट शुड बी टेम्परेरी। मरीज़ को परमानेंटली नहीं बंधनी चाहिए। जब मरीज़ ठीक हो जाए तो उसके बाद उसकी जो रिस्ट्रेंट्स होती है, उसकी जो बेल्ट्स वगैरह होती है, उसको रिमूव करनी चाहिए। अप्लाई इन सच वे नॉट टू इम्पैड ब्लड सर्कुलेशन, नॉट टू टाइट्स और टू लूज। ये रिस्ट्रेंट जो है ये बेल्ट इसी तरह अप्लाई होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट ना करे और इसी वजह से फिर जो है उसी एरियाज़ में एडिमा काज होगा, निक्रोसिस काज होगी। तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अक्सर मरीज़ खुद को फिर जो है वो गेट राइट करता है, और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज टाई अ लिम्ब रिस्ट्रेंट विद नॉट दैट विल नॉट टाइटन्स व्हेन पुल्ड। हमेशा जो लिम्स होते हैं, अपर लिम्स या लोअर लिम्स, उसको हमने जो है वो बेड के साथ जो है वो टाइट बांधना है ताकि मरीज़ अपनी हाथों को, अपनी पाँव को जो है वो पुल ना करे और मरीज़ जो है वो बेड से ना गिरे, और उसकी मोबिलिटी को हम मिनिमाइज़ करने के लिए हम रिस्ट्रेंट जो है वो हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिम्ब रिस्ट्रेंट है और दूसरा जो है वो मिड रिस्ट्रेंट है। यानी अक्सर मरीज़ इसी तरह होते हैं कि वो जो है, जो राइट साइड पे मिड रिस्ट्रेंट है, कि अक्सर मरीज़ जो है वो अपनी एनजी को जो है वो रिमूव कर लेते हैं, या कोई दूसरा इसी तरह की चीज़ उसको लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर लेते हैं। तो फिर हम जो है उसको मिड रिस्ट्रेंट लगा लेते हैं, क्योंकि फिर उसकी जो है वो गिरफ्त नहीं होती, यानी वो चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, और इसी वजह से जो है वो बेड से गिर नहीं सकते, और उसकी वजह से वो अपनी चीज़ें जो है वो एंजिस वगैरह जो है वो रिमूव, कैथेटर वगैरह रिमूव नहीं कर सकते। इसके बाद साइड रेल्स मोस्टली जो है कुछ बेडिट्स के साथ प्रोटेक्टिव रेल्स होते हैं, जिस तरह सीढ़ियों के साथ ग्रिल्स होते हैं, तो इसी तरह बेड के साथ प्रोटेक्टिव साइड रेल्स होते हैं। हेल्प टू इंक्रीज पेशेंट मोबिलिटी व्हेन ऑन बेड। साइड रील जो है ये हमने ऊपर करना है, और साइड रील का मतलब ये है कि पेशेंट्स को अगर हम बांध नहीं सकते,
या पेशेंट का अटेंडेंट जो है वो बांधने की परमिशंस ना दे, तो फिर उसी सिनेरियोज़ के अंदर हमने साइड रील जो है वो ऑफ करने। साइड रील में भी मरीज़ जो है वो बेड से उसकी जो गिरने के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट फॉल ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, जो इसी तरह की अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको प्रिवेंट करने, उसको फॉल से, उसको बेड से गिरने से बचाने के लिए हम साइड रील जो है वो हम ऊपर कर लेते हैं। व्हेन साइड रील्स आर यूज्ड देन बेड शुड बी मेंटेन एट द लोवेस्ट पोजीशन। जब साइड रील को हम ऑफ करें तो हमने बेड को सबसे जो है वो लोअर पोजीशंस पे जो है वो हमने रखने हैं। यहाँ पे पिक्चर के अंदर जो नज़र आते हैं ये साइड रील्स है, जिसमें एक फीमेल जो है उसने साइड रील को ऑफ की है और इसी वजह से एक मरीज़ जो है वो बेड से जो है वो नहीं गिरेगा। और इसी तरह जो है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर में दिया गया है तो उसमें एक साइड पे बेड की जो साइड रील है वो ऊपर है और नीचे जो है वो साइड रील बेड के नीचे है। जब हम एक पेशेंट को बेड के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो साइड रील हम नीचे कर लेते हैं, और जब हम एक पेशेंट को बेड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते तो आफ्टर दैट हम साइड रील ऊपर कर लेते, और साइड रील की वजह से पेशेंट जो है वो बेड से गिरता नहीं। इसके बाद फायर है। अस्पताल के अंदर जो है चूँकि फायर की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो फायर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचाने के लिए भी हमने कुछ प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले होम फायर मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम केयरलेस डिस्पोजल ऑफ सिगरेट्स, मैचेस, फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स। यानी जो घरेलू आग होते हैं हमेशा, अगर कोई बंदा जो है वो गफलतन सिगरेट जो है वो फेंक देता है, या इसी तरह जो माचिस है वो फेंक देता है, या अगर कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिक जो है वो वायरिंग है, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, जहाँ पे जो कनेक्शंस होती है अगर वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे स्पार्किंग्स होती है, और उस स्पार्किंग की वजह से ज़्यादातर फायर जो है वो काज होता है। इन हॉस्पिटल यूजुअली फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, अस्पताल के अंदर जो है ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है बर्निंग की वजह से, ज़्यादातर जो है ओवरलोड की वजह से ज़्यादातर फायर जो है वो लग जाती है, मशीन जो है वो गर्म हो जाती है और वो आग पकड़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर अलार्म, extinguishers एंड हाइड्रेंट सिस्टम इन एवरी एयर। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी हॉस्पिटल है, उसके अंदर फायर अलार्म्स होनी चाहिए, और फायर अलार्म जो है जहाँ पे भी आग लग जाए, धुआं निकल जाए, तो वो अलार्म जो है वो शो कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इसके अलावा जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अक्सर जो है आप लोगों ने अस्पतालों के अंदर सिलेंडर्स जो है वो देखे होंगे, या इसी तरह जो ऑयल के पंप के अंदर रेड कलर के जो सिलेंडर्स होते हैं, ये इसी तरह मल्टीपल जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको जो है इंस्टॉल किया जाता है, दीवार के साथ लगाया जाता है, तो जिसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर्स। और हाइड्रेंट सिस्टम्स इन एवरी एयर, ये ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर पानी के पाइप जो है वो बिछाई जाती है, और पानी की जो सेंट्रल टैंकी होती है वहाँ के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। तो जो फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं उसके आने में बहुत ज़्यादा टाइम लाते हैं, तो इस तरह हाइड्रेंट सिस्टम ये जो है हॉस्पिटल के अंदर जो टांची होती है, या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो मेजर वाटर स्टोरेज की जो टैंकी होती है, उससे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर पानी का पाइप जो है वो बिछाया जाता है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आग लग जाए तो फिर आग बुझाने के लिए ये इमीडिएटली जो है वो काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर एग्जिट डोर। हमेशा जो है फायर एग्जिट डोर बनानी चाहिए, ताकि जल्दी जो है इन केस ऑफ फायर जो है वो मरीज़ को वहाँ से एग्ज़िट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी मिल जाए। तो जिस तरह भी पॉसिबल हो हर एक एरियाज़ के अंदर जो है फायर एग्ज़िट डोर जो है वो मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा वंस द स्मोक इज़ डिटेक्टेड द नर्स शुड फॉलो द मेमोनिक्स रेस फॉर अदर्स। यानी जब एक नर्स को पता चले कि उसको जो है कोई इसी तरह स्मोक फील हुआ है, तो हमने रेस वाली जो मेमोनिक्स है हमने उसको अप्लाई करना है। अब रेस क्या है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल नर्सेस क्लाइंट एंड फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन शुड नो द स्टेप व्हेन दे देमसेल्फ कैच फायर, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल फॉर सेल्फ। हर एक बंदे को चाहिए, जो भी नर्स है, क्लाइंट है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो इंक्लूडिंग जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको हमने समझाना चाहिए कि अगर आपके बॉडी को आग लग जाए तो सबसे पहले आपने ड्रॉप होना है, यानी ज़मीन के ऊपर आपने लेटना है। इसके बाद जो है यानी सबसे पहले स्टॉप, जहाँ पे भी आप है, जहाँ पे भी वो बंदा है जिसको आग लग जाए, उसने भागना नहीं है, क्योंकि भागने की वजह से आग इंक्रीज़ होता है, भड़क उठता है। तो उस बंदे को जिस जगह पे भी वो बंदा है उसको वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। इसके बाद ज़मीन के ऊपर लेटना चाहिए और इसी तरह रोल होनी चाहिए। यानी बिल्कुल जिस तरह हम
किसी पाइप को, किसी ड्रम को इसी तरह रोल कर लेते, तो इसी तरह उस बंदे को चाहिए कि वो रोल करे ताकि आग जो है वो बुझ जाए। ठीक है। इसके बाद जो रेस वाली मेमोनिक्स है, शॉर्टकट एब्रीवेशन है। सबसे पहले आर का मतलब ये है रेस्क्यू। इफ़ द एरिया इज सेफ टू इंटर, टेक आउट द क्लाइंट। रेस्क्यू का मतलब ये है ना कि अगर किसी एरियाज के अंदर आग लग जाए और आपको पता चले कि वो एरिया सेफ है, उसके अंदर एंट्री की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपने उस एरियाज के अंदर जाना है और मरीज को वहां से आउट करना है। दूसरी बात, अलार्म, पुट द फायर अलार्म टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट लोकेशन। फायर अलार्म जो है उसको दबाना चाहिए ताकि सब लोगों को हम जो है वो इन्फॉर्म करे कि वो उस एरिया को एग्जैक्ट करे और वो इस एरिया से किसी सेफ एरिया के अंदर जो है वो चले जाए। कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग ऑल द डोर्स। यानी हमें चाहिए कि उस आग को, अगर किसी रूम के अंदर आग लग जाए, फायर लग जाए, तो हमने उसी रूम तक उसको जो है वो लिमिटेड रखना है। तो हमने दरवाजे वगैरह जो है वो बंद करने हैं ताकि वो आग जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट, किसी दूसरे रूम के अंदर जो है वो शिफ्ट ना हो जाए। एक्सटिंग्विश यानी यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो भी आग बुझाने वाले आलात है उसको हमने इस्तेमाल करना है और हमने अपना कोशिश करना है कि हमने जिस तरह भी हो हम आग जो है वो हम बुझा ले। तो इसको हम कहते हैं रेस। इसके बाद जो हमने बात की कि अगर एक बंदे को बाई सेल्फ जो है वो आग लग जाए, तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टॉप। स्टॉप वेयर यू आर, यानी जहाँ पे भी एक बंदा है उसको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जो पिक्चर के अंदर एक बच्चा दिखाया गया है, स्टॉप यानी व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर एक इंसान को आग लग जाए तो उसको चाहिए कि वो उसी एरिया के ऊपर जो है वो खड़ा हो जाए। दूसरी बात, ड्रॉप। ड्रॉप टू द ग्राउंड्स एंड कवर योर आइज एंड माउथ विद योर हैंड्स। यानी यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर भी दिखाया गया है, यानी ड्रॉप टू द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर डायरेक्टली जो है वो लेटना चाहिए और अपनी आइज़ और नोज़ को जो है वो दबाने चाहिए, कवर करने चाहिए। रोल ओवर एंड बैक एंड फोर्थ अंटिल द फ्लेम्स आर आउट। यानी ये जो रोल 3 है, 3 नंबर में, यानी जो है इस बच्चे को चाहिए, उस बंदे को चाहिए कि वो अपने बॉडी को इसी तरह रोटेट करे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उसकी जो फ्लेम्स होती है, आग की जो शोले, वो बच जाए। तो ये फिनामिना यानी जिसको हम कहते हैं स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये फिनामिना हम उस केस में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक मरीज़ को आग लग जाए, जहाँ पे एक मरीज़ को फायर की फ्लेम जो है वो पकड़ ले। इसके बाद इलेक्ट्रिक हैज़र्ड्स, अगर किसी जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिक इसी तरह की कोई हैज़र्ड्स हो, कोई इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर्स हो जिसके अंदर बिजली हो और वो वायर जो है वो ओपन हो, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर शुड बी ग्राउंडेड इन गुड वर्किंग ऑर्डर्स। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जहाँ पे भी हो, घर हो, हॉस्पिटल हो, कोई दूसरा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बिजली की जो तारें होती है वो ज़मीन के अंदर जो है वो बिछानी चाहिए, ज़मीन के ऊपर, यानी इसी तरह ऊपर जो है उसको नहीं बिछाना चाहिए। डू नॉट प्लेस वायर अंडर द कारपेट और ऑन फ्लावर। यानी जो बिजली की तारें होती है उसको कारपेट के नीचे या कारपेट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर उसको नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि हो सके कि अगर उसके ऊपर कोई मशीन आ जाए और उसको काट ले तो उसकी वजह से अक्सर फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक जो है शॉक के चांसेस होते हैं। नो लूज वायर और कनेक्शन। जहाँ पे भी वायर्स हो, जब हम एक दो वायर को आपस में कनेक्ट कर लेते तो उसको हमने स्ट्रांगली कनेक्ट करने, लूज वायर को कनेक्ट नहीं करने चाहिए। ग्रेस्प द प्लग्स नॉट द कार्ड वेल अनप्लगिंग। जब हम किसी प्लग को हम किसी बोर्ड से रिमूव करना चाहते हैं तो हमने तार को नहीं पकड़ना है, हमने उसका जो भी प्लग होता है उस प्लग को हमने जो है, फॉर एग्जांपल एक बोर्ड से एक बंदा अनप्लगिंग करता है, कोई मशीन है और उसका प्लग उसने किसी बोर्ड के अंदर डाला हुआ है, तो हम जब उसको अनप्लग करते, जब हम उस मशीन को उस बोर्ड से जो है वो कट ऑफ कराना चाहते, फॉर एग्जांपल हमने काम की और इसके बाद हम उसको जो है अनप्लग करते, तो हमने तार को नहीं पकड़ना है बल्कि हमने उस प्लग को पकड़ना है, क्योंकि जब आप तार पकड़ते तो हो सके कि वो तार जो है उस प्लग से जो है वो निकल जाए। इसके अलावा कीप द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वायर अवे फ्रॉम सिंक, बाथ ट्यूब, टॉब्स एंड शोवर। यानी मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उसको पानी वाले एरिया से दूर रखनी चाहिए, यानी जहाँ पे भी पानी हो, जहाँ पे सिंक हो, बाथ टब है जिसमें हम मरीज़ जो है हम उसको अक्सर बाथिंग देते हैं, हम उसकी हेयर वगैरह जो है वो वॉश कर लेती है, जो भी इसी तरह की शॉवर्स एरिया है, तो उस एरियाज़ में जहाँ पे भी पानी अवेलेबल है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल वायर नहीं बिछाने और इलेक्ट्रिकल वायर हमने उससे दूर जो है वो रखने, ताकि वहाँ पे जो है वो चांसेस ना हो।
इसके अलावा कीप ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, जो भी बिजली के आलात है उसको बच्चों की पहुंच से हमने दूर जो है वो रखनी। इसके बाद है पॉइजन्स, look all potentially toxic agents and medicine as wells, यानी देखिए जो भी टॉक्सिक एजेंट्स है मेडिसिन से सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से लॉक करना चाहिए, किसी जो है वो कबर्ड के अंदर, किसी अलमारी के अंदर उसको लॉक करनी चाहिए, ताकि कोई बंदा उसको इस्तेमाल ना करे, कोई बंदा जो है उसको उठा ना ले और रॉन्गली उसको जो है वो यूज़ ना करे। अवॉइड स्टोरिंग टॉक्सिक एजेंट इन फूड कंटेनर, हमेशा देखिए लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कांसी का शरबत है और कांसी के शरबत के अंदर वो जुए मारने वाली दवाइयाँ जो है वो डाल देते हैं। तो हो सके कि एक दूसरा बंदा आ जाए और वो उसके ऊपर लेबल देख ले, तो ही और शी विल कंसिडर अ कॉफ सिरप, और फिर वो उसी जुए वाली दवा जो है वो इस्तेमाल करेगी। तो हमेशा देहातों में ये प्रॉब्लम्स होता है कि हम एक खाने पीने वाली डब्बे के अंदर जो है हम कोई पॉइज़न जो है वो डाल देते, तो फिर लोग रॉन्गली उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। डू नॉट रिमूव कंटेनर लेवल एंड लेवल द कंटेनर, हमेशा जो भी कंटेनर्स होता है पॉइजन्स का, जहर का, तो उसकी जो लेवल्स होती है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए और उसको चेंज भी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट कीप पॉइजन्स प्लांट होम, यानी पॉइजनस जो प्लांट्स है उसको घरों के अंदर जो है वो जो है वो नहीं रखनी चाहिए, घरों के अंदर उसकी अफजाइश जो है वो नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा पॉइजन्स इम्पेयर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, और इसके अलावा सिरिब्रोवास्कुलर सिस्टम एंड रेनल फेलिवर, यानी जो भी पॉइजन्स होता है, जो भी जहर्स होता है, वो अक्सर इन सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर लेते हैं। और ये सारे जो है वो ह्यूमन बॉडी के मेजर वाइटल सिस्टम है, जिसमें से अगर एक सिस्टम भी फेल हो जाए तो ह्यूमन बॉडी अपना काम जो है वो नहीं कर सकता। अर्जेंटली नीड स्पेसिफिक एंटीडोट, हर एक पॉइजन्स के लिए कुछ एंटीडोट्स होते हैं। एंटीडोट्स आर दोज ड्रग्स विच कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन्स या इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। तो हर एक ड्रग्स के लिए उसकी इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कुछ एंटीडोट्स भी जो है अवेलेबल्स होते हैं, जो कि हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद लाइटिंग से, एडिक्वेट लाइटिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल एंड टू वर्क इजली, यानी हर जगह पे प्रॉपर लाइटिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि मरीज़ जो है वो ना गिरे, मरीज़ जो है वो किसी चीज़ के साथ ठोकर ना खाए और हम अच्छी तरीके से ईज़िली जो है वो वर्क करें। House exterior, interior and specific staircase should have good lighting. जो भी घर है उसकी एक्सटीरियर रूम्स के बाहर, इंटीरियर रूम के अंदर, और जो भी स्पेशली स्टेयर जो केसेस है, जो सीढ़ियाँ है, उस सीढ़ियों के जो है साथ हमने इस सीढ़ियों के ऊपर जो है वो हमने लाइट सोर्स लगानी चाहिए, ताकि मरीज़ जो है वो सीढ़ियों की स्टेयर के ऊपर जो है उसके पाँव फिसल्स ना जाए। इसके अलावा नाइट लाइट, डिम लाइट, नाइट के वक़्त जो है वो हमने डिम लाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो एल्यूमिनियस टाइप की लाइट्स होती है तो वो मोस्टली मरीज़ को कन्फ्यूज़ करते हैं, फिर मरीज़ को स्लीप नहीं आता और मरीज़ अक्सर जो है वो कंप्लेन करता है इंसोम्निया का। तो इसी वजह से हमने नाइट टाइम जो है वो हमने डिम लाइट जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो बाथरूम्स होते हैं, to minimize the risk of injuries in toilet should take care of place safety bar, place जो है risk modes, do not use slippery material in flower tiles, यानी देखिए अगर बाथरूम के अंदर जो है जो इंजरीज होती है, अगर हम उसको मिनिमाइज करना चाहते तो सबसे पहले हमने वहाँ पे सेफ्टी बार लगाने हैं। सेफ्टी बार यहाँ पे पिक्चर में भी जो नज़र आते हैं, जिसके साथ मरीज़ जो है वो हाथ पकड़ते हैं और मरीज़ उठता है और इसी तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लेस रेस कमोड, कमोड जो है थोड़ा सा जो है वो अबाउज होनी चाहिए, और इसके अलावा स्लीपरी मटेरियल्स नहीं होनी चाहिए बाथरूम के अंदर। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग टाइल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये टाइल्स और ये चीज़ें डेंजरस है, बिकॉज बाथरूम और ये एरियाज़ वहाँ वैसे भी वेटी टाइप के होते हैं, मस्चराइज टाइप के होते हैं, जहाँ पे पानीज होते हैं। तो अगर एक बंदा स्लिपरी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करे तो फिर वहीं पे जो है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा यूज़ नॉन स्लिप वेल फिटेड फुटवियर, यानी लूज़ जो है वो शूज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो बिल्कुल फिट शूज़ होते हैं जिसका नंबर हमारे पाँव के नंबर के साथ सूटेड है, वो हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। कीप द सर्फेस क्लीन एंड ड्राई, हमने कोशिश करना है कि सरफेस को हम क्लीन भी करें और ड्राई भी करें, बट इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बाथरूम के अंदर हमेशा पानी छिड़कता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको ड्राई मेंटेन करें। शुड हैव गुड लाइटिंग, बाथरूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए ताकि कमोड के ऊपर और इसी तरह की एरियाज़ के अंदर जो है मरीज़ जो है उसकी गिरने की चांसेस जो है वो ना हो। इसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज़ फॉलिंग asleep while the ignition source was burning। हमेशा देखिए जहाँ पे भी जो है एक मरीज़ जब डेथ का शिकार होते हैं, जब मरीज़ जो है वो मरता है, तो मोस्टली जब भी कोई इसी तरह इग्निशन सोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इसी तरह जो है गैस लीक हुआ है या कोई इसी दूसरी तरह जो है वो एक डिवाइस है, तो मोस्टली या बर्निंग सोर्सेज़ है या इसी तरह जो है कोई जो है किसी जगह पे लाइट सोर्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जल जाता है, तो मोस्टली मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ अगर वो स्लीप मोड में है, तो फिर स्लीप मोड की वजह से वो मरीज़ जो है अगर वार्ड के अंदर जो है वो फायर लग जाए तो मरीज़ एक्सपायर हो जाती है। तो स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल, तो इसी तरह के अस्पतालों के अंदर स्मोक डिटेक्टर इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि वो फिर आवाज़ जो है वो निकाले, अलार्म जो है वो निकाले और उस अलार्म की वजह से जो भी स्लीपी मरीज़ है वो जो है वो जाग जाए। इसके अलावा लीड शुड नॉट बी यूज़ इन हाउस पैंट, लीड चूँकि आग पकड़ते हैं, तो जो भी घरेलू पैंट्स है जो हम वाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अंदर लीड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो दीवार जो है वो भी आग जो है वो पकड़ लेता है। स्पेशली गैस वाल शुड बी क्लोज बिफोर गोइंग टू बेड, यानी किसी भी बंदे को अगर वो अस्पताल के अंदर है, घर के अंदर है, तो जो भी गैस के वाल्स है उसको पहले चेक करनी चाहिए और इसके बाद जो है वो स्लीप पे जाना चाहिए, क्योंकि हो सके कि वो आपसे लूज़ जो है वो रह चुके हैं और आप सो रहे हैं और सोने के टाइम पे रूम के अंदर वो गैस जो है वो इंक्रीज हो जाए और इसके बाद जो है वो आग जो है वो लग जाए। इसके अलावा जो भी 3 शोज़ होती है, जो एक्सटेंशंस होती है, तो मेरे ख़्याल में दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो मोस्टली हॉस्टलाइज़्ड स्टूडेंट्स होते हैं, तो हॉस्टल के अंदर वो अक्सर मोबाइल चार्जिंग के लिए या इस्त्री के लिए वो एक्सटेंशंस लगा लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो है सोने से पहले एक्सटेंशंस जो है उसको अनप्लग करनी चाहिए, उसको बिजली के बोर्ड से निकालनी चाहिए। सिक्योर्स हाउस फ्रॉम इंट्रूडर्स, जो भी इंट्रूडर्स होते हैं उसको जो है उससे हाउस को जो है वो सेफ करनी चाहिए ताकि कोई इस तरह की चोर या इसी तरह के लोग जो है वो घर के अंदर जो है वो इंटर ना हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है ताकि किसी भी ऐसी फिनामिना ना आए जिसकी वजह से मरीज़ को रिस्क आज़ हो जाए, मरीज़ के अंदर जो है वो हेल्थ कंसिक्वेंसेस का आज़ हो जाए, ताकि प्रॉपर टाइम पे हम उसको आइडेंटिफाई भी करें और मरीज़ को भी हम उससे जो है वो अच्छी तरीके से हम बचा सकें।